मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कि एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से रखा जाता है। यहां पर जो कॉलम्स देख रहे हैं आप, एक कॉलम में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इनको एक कॉलम में रखा गया है। इन कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। जैसे यहां पर आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इनको एक कॉलम में रखा गया है। और खास बात इसका यह है कि यहां पर जो एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लेस किया जाता है। जैसे कि यहां पर देखें हाइड्रोजन को प्लेस किया गया, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर यहां पर हीलियम को, इसके बाद नेक्स्ट हीलियम, इसे प्लेस किया गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, फिर यहां पर सोडियम 11। इस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यह होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि यही एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, और वही फिर आगे चल के डिसाइड करता है कि उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि इससे पहले जो एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप करने की जो प्रथा थी वो बहुत पहले से शुरू हुई थी। जैसे कि डोबेरेइनर ने कुछ काम किया था, फिर शंकरतुआ ने कुछ काम किया था, फिर न्यूलैंड ने कुछ काम किया था, और आगे चल के मेंडलीव ने बहुत बेहतरीन काम किया था ये पीरियोडिक टेबल बनाने में। लेकिन उन लोगों ने एटॉमिक नंबर को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तब तक उतना एडवांस्ड नहीं था। उस समय एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट एडवांस्ड था या उस समय प्रचलन में था। इसीलिए उन लोगों ने जो टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था या जो भी कहें ग्रुप बनाया था, तो उसमें उन लोगों ने एटॉमिक मास को कंसीडर किया था। लेकिन आगे चल के फिर 1913 में हेनरी मॉसले आते हैं। वो कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब ये एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करके देता है कि वो एलिमेंट किस तरह के प्रॉपर्टी वाला होगा, किस तरह का उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। फिर इससे आगे चल के साइंटिस्ट्स ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहां पर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लेस किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले तो चलिए कुछ खास बात इस टेबल का जो है, कुछ खास एसोसिएटेड टर्म्स जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने बात किया कि ये जो कॉलम्स है, इन कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। तो यहां पर 18 ग्रुप्स है। देखिए जैसे कि 16th ग्रुप में आपको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम मिलेगा। जैसे कि आपको यहां पर देखें 7th ग्रुप में मैंगनीज मिलेगा। उसी तरह से 8th ग्रुप में आपको आयरन मिलेगा। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको कहा जाता है ग्रुप्स, और 18 ग्रुप्स होता है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और ये जो रोज है, ये जो रोज आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है पीरियड्स। यहां पर देखें 7 पीरियड्स आपको दिखेगा। फर्स्ट पीरियड में कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब है। थर्ड में कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरह से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब है। तो ग्रुप्स 18 होते हैं और पीरियड्स 7 होते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं अभी कि किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसके एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ इस पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप एक एटम देख रहे हैं। उस एटम का ये जो बीच वाला हिस्सा है वो उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर आप फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल को देख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है। इलेक्ट्रॉन आके यहां पर रिसाइड करता है। ये एटम का सिंपलिस्टिक पिक्चर है, बहुत ही सिंपल पिक्चर है जो आप स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th में सीखते हैं।
लेकिन अगर इसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंटर रिलेशन को समझने का कोशिश करें तब तो काम तमाम हो गया। इसके लिए आपको थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तब जाके आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशन है। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात किया था। वहां पर हमने ये देखा था कि ये जो शेल्स होता है, ये शेल्स सब शेल्स से बना हुआ होता है। वो सब शेल्स होता है एस सब शेल, इसे ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, एस के केस में आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। और पी सब शेल होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। फिर डी भी होता है, एफ भी होता है और जी, एच, आई, जे ये सब भी होता है, लेकिन इसका काम फिलहाल के लिए हमारे लिए इसकी कोई जरूरत है नहीं। हमारा काम एस, पी, डी, एफ से ही चल जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एफ के बाहर जाता ही नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें कि जी सब शेल में जाके इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में वो जा सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं नॉर्मली। ग्राउंड स्टेट में हमें जी, एच, आई इनकी जरूरत नहीं होती है, एफ से ही काम चल जाता है। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में देखा था। यहां पर खास बात यह है कि जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। जो पी ऑर्बिटल है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। डी जो है ये 10 को रख सकता है और एफ जो है ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। अब देखें, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट का ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा, मतलब 1 प्रोटॉन है, और ऑब्वियसली 1 प्रोटॉन होगा तो फिर न्यूट्रल स्टेट में उसके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल को जाके फिल करेगा। यहां पर आपको मैं बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन फिलअप हम लोग करेंगे तो कुछ इस ऑर्डर से हम लोग फिलअप करते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि डायगोनली इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। यहां 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, फिर 3d भरेगा, फिर 4p, फिर 5s, इस तरह से ये भरते जाएगा। यहां पर मैं 1 2 3 4 क्या है बता दूं। ये 1 जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है, 2 जो है सेकंड ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है, 3 जो है थर्ड ऑर्बिट को या थर्ड शेल को इंडिकेट कर रहा है। और कुछ चीजें आप यहां पर देख ले, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट जो है या फर्स्ट शेल जो है इसमें सिर्फ एस सब शेल रहता है, सेकंड में एस के साथ पी भी रहता है, थर्ड में एस, पी और डी रहता है, फोर्थ में एस, पी, डी, एफ रहता है। इस तरह से जो सब शेल्स हैं वो रहता है सेल्स के अंदर। अब देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या होगा। हाइड्रोजन के केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली वो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो s ऑर्बिटल में आएगा। यहां पर ये फिल होगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये s ऑर्बिटल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये याद रखें आप। हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये s ऑर्बिटल में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में या s सब शेल में आएगा। ये तो हाइड्रोजन हो गया। हीलियम के केस में क्या होगा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरा भी यहां रह सकता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आके रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, ये जो s ऑर्बिटल है उसी में रहेगा। तो हाइड्रोजन का काम हो गया, हीलियम का काम हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में। तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, एस में तो रह नहीं सकता, मतलब अब हमें अभी नेक्स्ट सबशेल को भरना होगा। नेक्स्ट सबशेल जो है ये भरेगा। याद रखें ये s ऑर्बिटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो लिथियम के केस में ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, इसके s ऑर्बिटल में आएगा, 2s में आएगा। तो लिथियम भी भर गया। देखिए गौर से देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन था हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब फर्स्ट पीरियड जो था, वहां उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट शेल था। लिथियम के केस में अब सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, इसीलिए ये सेकंड पीरियड में है। अब नेक्स्ट जो है बेरिलियम। बेरिलियम के केस में ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, ऑब्वियसली s में ही आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एक यहां पर भर गया और ये जो दूसरा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, बेरिलियम भी भर गया।
ये 2s फिलअप हो गया। अब बोरॉन के लिए नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो यहां भर नहीं सकता 2s में, क्योंकि इसका कैपेसिटी फुलफिल्ड हो गया। अब वो ऑब्वियसली आएगा 2p में। गौर से देखें यहां पर 2p 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जाएगा। ठीक है, बेरिलियम देखें ये 2p में जा रहा है। कार्बन ये भी 2p में जाएगा क्योंकि p 6 रख सकता है। नाइट्रोजन ये भी p में जाएगा 2p में। ऑक्सीजन ये भी 2p में जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। फ्लोरीन ये भी 2p में जाएगा, और ये नियॉन ये भी 2p में जाएगा। तो देखिए सेकंड ऑर्बिट जो है उसका 2 इलेक्ट्रॉन तो s में फिलअप हो गया और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये p में फिलअप हुआ। अब ये जो सेकंड ऑर्बिट है पूरी तरह से फिल्ड हो गया, इसीलिए जो सेकंड जो पीरियड है ये भी पूरी तरह से फिल्ड हो गया। ये सारे एलिमेंट्स जो है इसका जो सेकंड ऑर्बिट है यही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसीलिए ये सेकंड पीरियड में आता है। और गौर से देख ले यहां पर लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, इनके केस में क्या हो रहा था? इनके केस में s ऑर्बिटल भर रहा था या s सबशेल भर रहा था, लेकिन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके केस में क्या हो रहा है? इनके केस में जो p सबशेल है वो फिलअप हो रहा है। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा, p तो फिलअप हो गया, 2p पूरी तरह से फिल्ड अप हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा। मतलब अब अगला एलिमेंट कौन है? अगला एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और सोडियम का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर फिलअप होगा। कहां पर आ रहा है? 3s में आ रहा। चूंकि ये थर्ड ऑर्बिट का केस है, थर्ड ऑर्बिट में देखा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम आता है थर्ड पीरियड में, तो ये फिलअप हो गया। अब s तो एक नहीं 2 रख सकता है इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी यहीं पर आएगा। मैग्नीशियम भी फिलअप हो गया, अब 3s फिलअप हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर? नेक्स्ट केस है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहां पर नहीं जा सकता है, नेक्स्ट s में नहीं जा सकता है, 3p में जाएगा। सो अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आएगा, तो एल्यूमिनियम भी फिलअप हो गया। याद रखें अभी p 6 इलेक्ट्रॉन टोटल रख सकता है, अभी हमने एक ही रखा, एल्यूमिनियम का रखा। सिलिकॉन के लिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, सिलिकॉन के लिए वो इलेक्ट्रॉन इसी p में जाएगा, 3p में ही जाएगा। सो ये भी भर गया। देखिए ये सब p में भर रहा है। फिर फॉस्फोरस भी p में आएगा। सल्फर ये भी p में आएगा क्योंकि ये जो 3p है ये 6 इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा। क्लोरीन ये भी आएगा p में ही, 3p में ही। और फिर आर्गन जो है ये भी 3p में आएगा और 3p पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा। ये 3p पूरी तरह से फिल्ड हो गया। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है मतलब नेक्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, हम हमेशा ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ये याद रखें, एक्साइटेड स्टेट नहीं, ग्राउंड स्टेट। सो नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए जो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन यहां पर 4s में आके भरेगा, यहां पर 4s में आके भरेगा, इसीलिए ये जो है ये फोर्थ पीरियड में है। अब नेक्स्ट कैल्शियम के लिए भी ये s में आएगा क्योंकि s 2 रख सकता है, 4s 2 रख सकता है, तो ये आ गया कैल्शियम यहां पर। अब आता है मजेदार बात, 4s तो भर गया, अब कौन भरेगा? क्या 4p भरेगा? नहीं, हम डायगोनली आते हैं और नेक्स्ट भरेगा 3d। नेक्स्ट भर रहा है 3d। ऐसा क्यों होता है? ये एनर्जी लेवल के कारण होता है, और 4s का जो एनर्जी लेवल है 3d से कम होता है और 4p का 3d से ज्यादा होता है, इसीलिए 4s के बाद 3d आता है, फिर 3d के बाद 4p आता है। सो ये सारी चीजें आप 11th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे, शुरुआती केमिस्ट्री के शुरुआती चैप्टर्स में ही आपको ये पढ़ना है, तो ज्यादा दिन की बात है नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। अब देखिए 3d भरने वाला है नेक्स्ट, कैल्शियम के बाद जो स्कैंडियम है ये 3d में इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाके भरेगा, और d 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है।
10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब आप देखें कैल्शियम के बाद स्कैंडियम के केस में ये 4 में नहीं भरेगा अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर 3D में जाके भरेगा, यहां पर अंदर वाले शेल का सब शेल में, डी सब शेल में जाकर भरेगा। अब गौर करें डी कितना रख सकता है, 10। तो एक रहेगा, फिर दूसरा रहेगा इसके लिए टाइटेनियम के लिए, फिर तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, पांचवा रहेगा, छठा रहेगा, सातवां, आठवां और यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं 9वां, और ये 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है यहां पर। आप यहां पर गिन के देख ले, आपको 10 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब जो 10 भर जाएगा, जिंक तक भर जाएगा, जिंक तक भरने के बाद गैलियम भरने वाला है। ये 3D पूरी तरह से फिल्ड होने के बाद 4p भरने वाला है। अब जो है गैलियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ये 4 के p में आएगा, 4th ऑर्बिट के p में आएगा, या फोर्थ जो शेल है, 4th शेल के p सब शेल में आएगा। तो इस तरह से ये भरते जाता है और इसी के हिसाब से हम इस पीरियोडिक टेबल के अलग अलग सेक्शन को भी नाम देते हैं। जैसे आपको जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है, इस सेक्शन को एस ब्लॉक कहा जाता है। एस ब्लॉक क्योंकि इस सेक्शन में जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाके एस ब्लॉक में या एस सबशेल में जाके भरता है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक कहा जाता है। यहां पर आप हाइड्रोजन और हीलियम को यहां से आप अलग सा रख सकते हैं क्योंकि ये जो है ये बहुत छोटा है और इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसको फिलहाल अभी हम लोग कंसीडर नहीं करते। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन जो है इसका बहुत छोटा होने के कारण इसमें ना डुअल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दिखता है। ये इसके साथ भी इसका प्रॉपर्टी मैच करता है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ भी इसका प्रॉपर्टी मैच करता है। और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी हैलोजेंस, दैट मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ भी ये मैच करता है। इसीलिए हाइड्रोजन का प्रॉपर प्लेस ये नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन को बहुत सारे टेक्स्ट में आपको मिलेगा, हाइड्रोजन को बीच में कहीं पर रख दिया जाता है, बिल्कुल अलग सा रख दिया जाता है। इसीलिए मैंने फिलहाल तो हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में कंसीडर नहीं किया। अगर किसी टेक्स्ट में आपको हाइड्रोजन एस ब्लॉक में कंसीडर्ड मिलता है तो गो विद दैट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिलहाल के लिए आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है, क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो चूंकि जाके एस ऑर्बिटल में या एस सबशेल में जाके भर रहा है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक कहा जाता है, या इस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है। उसी तरह से आप बताइए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसे हम क्या नाम देंगे? ये वाला ब्लॉक क्या होगा? ये जो ब्लॉक है इसको हम क्या नाम देंगे? यहां इस केस में देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर भर रहा था? पी में जाके भर रहा था, तो इसे हम पी नाम देंगे, पी ब्लॉक, इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। और इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, इस सेक्शन को हम क्या नाम देंगे? ये यहां पर जो आपको इस तरह का सेक्शन दिख रहा है, यहां पर ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या नाम दिया जाएगा? थोड़ा सा मैं कलर बदल दूं तो आपको बेहतर दिखेगा, इसे लाल कर देता हूं। ये जो आपको ब्लॉक मिलेगा, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को कहा जाता है, ऑब्वियसली क्या कहना चाहिए? इसके लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर आके भर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ये डी में जाके भर रहा है, तो इसे डी ब्लॉक कहा जाता है। सो दिस इज डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाए, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाएगा, इस तरह से फिलअप होते 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 बहुत देर बाद आपको जाके यहां पर एफ मिलेगा, एफ में जाके भरेगा। वो जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो ब्लॉक है, यहां पर जो एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, इन एलिमेंट्स के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके भरता है एफ सबशेल में। एफ सबशेल में भरने के कारण इस ब्लॉक को कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो यहां पर जगह नहीं है, तो मैं इसी को यहां पर लिख देता हूं, इस ब्लॉक को कहा जाता है एफ ब्लॉक। और इसका जो पोजीशन होगा यहां पर, ये जो एलिमेंट अलग सा रखा गया है इस ब्लॉक को, इसका दरअसल जगह है यहां पर लैंथनम के साथ इसका जगह है। फर्स्ट वाला जो रो है उसका पोजीशन है लैंथनम के साथ, उसके बाद आता है ये, इसीलिए इसे लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड रो है, इसका पोजीशन आता है यहां पर,
एक्टिनियम के साथ, इसीलिए इसे एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है और ये एफ ब्लॉक में आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहां पर जो पीरियोडिक टेबल है उसका लिंक है, इंटर रिलेशन है, और क्यों हम लोग इस ब्लॉक को, एक ब्लॉक को एस ब्लॉक, क्यों पी ब्लॉक और क्यों डी ब्लॉक कहते हैं। अब कुछ चीजें आप यहां पर और भी देख ले कि अगर आप कंपेयर करें लिथियम को जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करें, चलिए हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन के लिए जो लास्ट क्या, उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आता है। अब हीलियम में क्या होता है, ये फिलअप हो जाता है, ये पूरी तरह से फिलअप हो जाता है। लिथियम को अगर आप कंसीडर करें तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा मैच करेगा, एक ही ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करेगा कैसे। फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से नियॉन तक पूरा भर गया, ये पूरा भर जाएगा। सेकंड जो शेल है ये पूरा भर जाएगा। अब यहां पर सोडियम के लिए क्या होगा, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो फिर सोडियम, मैग्नीशियम इस तरह से भरते गए, पूरा का पूरा पीरियड भर गया। तो ये पूरा का पूरा जो शेल है ये पूरी तरह से भर गया, थर्ड शेल जो है ये पूरी तरह से भर गया। पोटेशियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। तो हर एक के केस में देखिए, ये जो फर्स्ट ग्रुप क्या है, हर एक जो मेंबर है, हर एक मेंबर के लिए जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है या वेलेंस शेल है, वेलेंस शेल का स्ट्रक्चर, वेलेंस शेल लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से अगर आप दूसरे ग्रुप को कंसीडर करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो चूंकि एक ही ग्रुप के हर एक एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वही डिसाइड करके देता है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, इसीलिए उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर काइंड ऑफ होता है। जैसे कि इन एलिमेंट्स के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके केस में क्या होता है, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसीलिए बहुत रैपिडली या बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। तो सबका सेम प्रॉपर्टी, सबके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब बड़ा ह्यूज टेंडेंसी रखता है कि इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे, इसीलिए वो मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है, बहुत बढ़िया मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है। अब दूसरे ग्रुप में देखें, इसमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है। तो इनमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट ग्रुप से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि देखिए यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है सेकंड ग्रुप के केस में। तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए ये उतना अच्छा, फर्स्ट ग्रुप जैसा उतना अच्छा ये मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है, लेकिन इसमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी होता है। तो यहां से भी पीरियोडिक टेबल का जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से सोचते हुए हम अलग अलग एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है। जैसा कि यहां पर मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, यहां से सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में जाते हुए मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी घटते जाएगा और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा। क्यों हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो रहा है। वहां से हम कॉमन सेंस लगा के बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड देखें आप, जनरल ट्रेंड ये है कि जितना आप पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ जितना आप बढ़ते जाएंगे, उतना मेटालिक कैरेक्टर घटते जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया पीरियोडिक टेबल का। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस जो है, ये भी, इसका भी एक जनरल ट्रेंड है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो कुछ खास होगा, अभी मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, कुछ खास होगा। फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, एक जनरल ट्रेंड को वो फॉलो करता है। आप जितना लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल का वैल्यू आप यहां से समझ सकते हैं कि इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज कि वो एलिमेंट किस जगह पे है, इससे हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसके पास वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह का हो सकता है।
दो एलिमेंट अगर आपको दिया जाए, जैसे कि यहां पर लिथियम और मान ले कि ऑक्सीजन, तो आप पीरियोडिक टेबल में इन दोनों का पोजीशन देख के बता सकते हैं कौन ज्यादा मेटालिक है। ऑब्वियसली मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में जाते हुए घटेगा, तो लिथियम ज्यादा मेटालिक है, ऑक्सीजन कम मेटालिक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑक्सीजन में ज्यादा दिखेगा, लिथियम में कम दिखेगा। तो इस तरह से भी पीरियोडिक टेबल का वैल्यू आप समझ सकते हैं। वेल, तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसी चीज पे बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है, किस तरह से वो चेंज होता है, किस डायरेक्शन में जाने से बढ़ता है वो, किस डायरेक्शन में जाने से खास फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी घटता है, किधर जाने से बढ़ता है। इन्हीं सारी चीजों पे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और जाते जाते अभी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।